हेलो दोस्तों, स्टडी आइकॉन में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के साथ 25 अप्रैल 2020 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, 23 अप्रैल। हर साल 23 अप्रैल को दुनिया भर में अंग्रेजी भाषा दिवस मनाया जाता है। यह दिवस प्रसिद्ध लेखक विलियम शेक्सपियर के जन्मदिन और पुण्यतिथि की स्मृति में मनाया जाता है। इस दिन की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को के द्वारा अंग्रेजी भाषा और बहुभाषावाद को मनाने के लिए की गई थी। अब दोस्तों यहाँ यूनेस्को की बात हुई है, तो यूनेस्को के बारे में हम जान लेते हैं। यूनेस्को के महानिदेशक है ऑड्रे अजोले। यूनेस्को की गठन 4 नवंबर 1946 में की गई थी। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल मोटरसाइकिल्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन IMMA के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1, राकेश शर्मा। दोस्तों ये है राकेश शर्मा। इनको ही इंटरनेशनल मोटरसाइकिल्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अब इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन IMMA के ने बजाज ऑटो के कार्यकारी निदेशक राकेश शर्मा को 2 साल के कार्यकाल के लिए अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। वह मई 2019 से IMMA के उपाध्यक्ष के तौर पर कार्य कर रहे हैं। शर्मा नियुक्ति इंडोनेशिया में PT एस्ट्रा इंटरनेशनल TBK के निदेशक और PT एस्ट्रा होंडा मोटर के कार्यकारी उपाध्यक्ष जोहान्स लोमन के स्थान पर की गई है। अब दोस्तों यहाँ IMMA की बात हुई है, तो IMMA की स्थापना 1947 में की गई। IMMA के मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। अगला क्वेश्चन है, विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, 23 अप्रैल। वर्ल्ड बुक कॉपीराइट डे यानी विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस प्रत्येक वर्ष 23 अप्रैल को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस को विश्व पुस्तक दिवस के रूप में भी जाना जाता है। इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य मानवता, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रगति में उत्कृष्ट योगदान देने वाले सभी लेखकों को श्रद्धांजलि देना है। इस वर्ष की विश्व पुस्तक राजधानी कुआलालंपुर, मलेशिया, हर साल यूनेस्को और पुस्तकों के प्रकाशन और पुस्तकों के विक्रेता उद्योगों का प्रतिनिधित्व करने वाले अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा विश्व पुस्तक राजधानी का चयन किया जाता है, जो 23 अप्रैल से प्रभावी होकर 1 वर्ष की अवधि के लिए रहती है। साल 2020 का नारा है KL बैका केयरिंग थ्रो रीडिंग। अगला क्वेश्चन है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF के IM बैडमिंटन जागरूकता के अभियान के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, PV सिंधु, जिनका पूरा नाम है पुसरला वेंकट सिंधु। दोस्तों ये है PV सिंधु। इनको ही IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप PV सिंधु को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF के IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान के एम्बेसडर में शामिल किया गया है। यह अभियान उन खिलाड़ियों को एक मंच प्रदान करेगा जो स्वच्छ और ईमानदार खेलने की भावना रखने के साथ साथ परिबद्ध होकर बैडमिंटन के लिए अपना प्यार और सम्मान व्यक्त करते हैं। IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान के अन्य एम्बेसडर्स चीनी जोड़ू झेंग सी वेई और हुआंग आयोंग, कनाडा के मिशेल डी, इंग्लैंड के जैक सेफर्ड, हांगकांग के चेन हो यूएन, जर्मनी के वेलेस्का नोब्लाच और जर्मनी के मार्क जेवेलर जो एथलीट आयोग के अध्यक्ष भी हैं। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो कुआलालंपुर, मलेशिया में। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की स्थापना 5 जुलाई 1934 को की गई। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के अध्यक्ष पाल एरिक होयर लार्सन जी हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की IT क्षेत्र की कंपनी इजरायल का पहला
भारत की आईटी क्षेत्र की कंपनी अर्थात वह कौन सी कंपनी है इजरायल का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंक लॉन्च करने जा रहा है? यानी भारत की आईटी क्षेत्र की कौन सी कंपनी है जो इजरायल का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंक लॉन्च करने जा रहा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 टीसीएस। इजरायल के वित्त मंत्रालय ने देश के बैंकिंग क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए टीसीएस का चयन किया था। टीसीएस इजरायल को बैंकिंग सेवा ब्यूरो बनाने में मदद करेगा, जो टीसीएस बीएएनसीएस द्वारा संचालित साझा प्लग एंड प्ले डिजिटल बैंकिंग ऑपरेशंस प्लेटफॉर्म के रूप में काम करेगा। अब यहाँ दोस्तों टीसीएस बीएएनसीएस की बात हुई है तो क्या है इसके बारे में जानते हैं। टीसीएस बीएएनसीएस यूनिवर्सल वित्तीय समाधान प्लेटफॉर्म वित्तीय सेवा संस्थानों के ग्राहक अनुभव को बढ़ाने में मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो उन्हें उपलब्ध और नवीन तकनीकी को अपनाने में सक्षम बनाता है, जो विश्वसनीय डिजिटल ग्राहक जुड़ाव का प्रतीक है। इजराइल की राजधानी कहाँ है? तो यरूशलेम। इजराइल की करेंसी क्या है? तो न्यू शेकेल। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। नटराजन चंद्रशेखरन टाटा सन्स के बोर्ड के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है, फेसबुक ने भारत के किस टेलीकॉम कंपनी के 9.99% अर्थात 9.99% की हिस्सेदारी को खरीद लिया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 जियो। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और अमेरिका की टेक दिग्गज फेसबुक ने रिलायंस जियो यानी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की दूरसंचार कंपनी में 9.99% हिस्सेदारी खरीदी है। फेसबुक ने 9.99% हिस्सेदारी 5.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर लगभग 43,574 करोड़ रुपए में खरीदी है। इस 5.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सौदे में जियो प्लेटफॉर्म का प्री मनी एंटरप्राइज वैल्यू 4.62 लाख करोड़ रुपए रखा गया है। जियो प्लेटफॉर्म्स फ़ोन एवं डाटा इकाई रिलायंस जियो इन्फोकॉम का हिस्सा है, जिसमें जियो मार्ट, जियो सावन और जियो सिनेमा जैसे कई अन्य डिजिटल ऐप शामिल हैं। फेसबुक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? तो मार्क जुगरबर्ग। फेसबुक का मुख्यालय कैलिफोर्निया अमेरिका में है। अगला क्वेश्चन है, किस आईआईटी संस्थान ने कोविड-19 के बारे में चेतावनी देने के लिए वास करो नामक नई मोबाइल ऐप विकसित की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 आईआईटी दिल्ली। इंद्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली ने वास करो नामक एक नई मोबाइल ऐप विकसित की है। यह मोबाइल ऐप लोगों के नज़दीक मौजूद कोरोना वायरस हॉटस्पॉट जोन के बारे में चेतावनी देने और महामारी के संबंधित समाचार के विश्वसनीय या फेक होने के बारे में जांचने में मदद करेगी। इस ऐप को इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर पोन्नुरंगम कुमार गुरु को और डॉक्टर तव प्रीतेश सेठी द्वारा 5 छात्रों के साथ मिलकर विकसित किया गया है। रिसर्च टीम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन में भी ऐप को पेश किया। वास करो ऐप का उद्देश्य सही समय पर सही प्रारूप में लोगों को सही जानकारी प्रदान करना है। यह ऐप संचार के लिए ब्लूटूथ तकनीक का उपयोग करती है और इसे इंटरनेट या लोकेशन की आवश्यकता नहीं होती है। आईआईटी दिल्ली के निदेशक कौन हैं? तो रंजन बोस जी हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महामारी रोग के किस अधिनियम में संशोधन के लिए अध्यादेश को मंजूरी दी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 अधिनियम 1897। यह संशोधन हिंसा को संज्ञेय और गैर जमानती अपराध बनाता है। हिंसा के ऐसे कृत्यों को करने या उसके लिए उकसाने पर 3 महीने से लेकर 5 साल तक की जेल और 50,000 रुपये से लेकर 2 लाख तक के जुर्माने की सज़ा हो सकती है। दोस्तों आपको बताते चले कि कोरोना महामारी में जो हमारे सहयोगी हमारे स्वास्थ्यकर्मी हैं और ऐसे जो भी पुलिसकर्मी हैं, इन लोगों के ऊपर जो पत्थरबाजी हो रही है और इन पे जो भी हमला हो रहा है, उनके लिए ये अधिनियम लागू किया गया है।
ऐसे लोगों पर 3 महीने से लेकर 5 साल तक की जेल और 50,000 रुपये से लेकर 2 लाख तक के जुर्माने की सज़ा हो सकती है। गंभीर चोट पहुंचाने के मामले में कारावास की अवधि 6 महीने से लेकर 7 साल तक होगी और 1 लाख से 5 लाख रुपए तक जुर्माना देना होगा। इसके अलावा पीड़ित की संपत्ति को हुए नुकसान पर अपराधी को बाजार मूल्य का दोगुना हर्जाना भी देना होगा। इंस्पेक्टर रैंक के एक अधिकारी द्वारा 30 दिनों के भीतर अपराधों की जांच की जाएगी और सुनवाई 1 साल में पूरी होनी चाहिए, जब तक कि कोर्ट द्वारा लिखित रूप में कारण बताते हुए इसे आगे न बढ़ाया जाए। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO द्वारा कासोवाल एन्क्लेव को शेष भारत से जोड़ने वाले नए पुल का निर्माण किस प्रोजेक्ट के तहत किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 प्रोजेक्ट चेतक। सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा देश के बाकी हिस्सों से पंजाब के कासोवाल एन्क्लेव को जोड़ने वाले एक नए अस्थायी पुल का निर्माण किया गया है। इस नए अस्थायी पुल का निर्माण रावी नदी पर किया गया है। 484 मीटर के इस पुल का निर्माण प्रोजेक्ट चेतक के 49 सीमा सड़क कार्यबल के 141 ड्रेन मेंटेनेंस कार्य के द्वारा किया गया है। इस प्रकार अब ये नया पुल स्थानीय लोगों और सेना के एन्क्लेव से सभी मौसम में कनेक्टिविटी बनाए रखने में सहायक होगा। इससे पहले कासोवाल एन्क्लेव को सीमित भार क्षमता वाले पंटून पुल के माध्यम से जोड़ा जाता था और जो हर साल मानसून से पहले ही ध्वस्त हो जाता था या फिर नदी की तेज धाराओं में बह जाता था। इसके कारण मानसून के दौरान नदी के पार ही हजारों एकड़ उपजाऊ भूमि किसानों द्वारा उपयोग में नहीं लाई जा सकती थी। पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? तो कैप्टन अमरिंदर सिंह। पंजाब के राज्यपाल BP सिंह बदनौर। महानिदेशक सीमा सड़क कौन है? तो लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह। अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 महामारी के कारण ई-लर्निंग राष्ट्रीय कार्यक्रम विद्यादान 2.0 किसके द्वारा शुरू किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 रमेश पोखरियाल निशंक। दोस्तों ये हैं हमारे HRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक। इनके द्वारा ही विद्यादान कार्यक्रम शुरू किया गया। अब इसके बारे में जान लेते हैं। विद्यादान को गुणवत्ता युक्त शिक्षा की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए विद्यालय और उच्च शिक्षा दोनों के लिए ई-शिक्षण संस्थानों का योगदान करने के लिए देश भर के संगठनों और व्यक्तियों के लिए विद्यादान एक सर्वनिष्ठ राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। विद्यादान को देश भर में लाखों बच्चों को कभी भी और कहीं भी शिक्षण की मदद देने के लिए दीक्षा ऐप पर उपलब्ध विषय सामग्री का उपयोग किया जाएगा। विद्यादान में एक विषय सामग्री योगदान टूल होता है जो योगदान करने वाले को रजिस्टर करने और विभिन्न प्रकार की विषय सामग्री जैसे स्पष्टीकरण वीडियो प्रस्तुतियाँ योग्यता आधारित विषय क्विज आदि योगदान के लिए राज्य संघ प्रदेश द्वारा निर्दिष्ट किया किसी भी कक्षा की किसी भी विषय के लिए 1 से 12 तक एक इंटरफेस प्रदान करता है। इस पोर्टल के योगदानकर्ता शिक्षाविद विषय विशेषज्ञ स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय संस्थान सरकारी और गैर सरकारी संगठन व्यक्ति आदि हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के कारण लोगों को सशक्त बनाने के लिए आपत मित्र ऐप और टोल फ्री नंबर 14410 लॉन्च किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 कर्नाटक। इस एप्लीकेशन का उद्देश्य कोविड-19 पर चिकित्सा सहायता और परामर्श प्रदान करना है। आफत मित्र हेल्पलाइन सुविधा केवल कोविड-19 संबंधित जानकारी देने और उन लोगों के लिए होगी जिन्हें टेलीमेडिसिन परामर्श और टेस्टिंग और उपचार की ज़रूरत है। ये दोनों प्लेटफॉर्म कोरोना हॉटस्पॉट क्षेत्रों में रहने वाले लोगों तक पहुंचने में मदद करेंगे ताकि कोरोना के लक्षण जैसे बुखार, सांस लेने में तकलीफ या उच्च जोखिम वाले लोगों की पहचान की जा सके। अब यहाँ कर्नाटक की बात हुई है तो कर्नाटक के राज्यपाल वजुभाई वाला जी हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा। दोस्तों आज यहीं तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों यहाँ सब्सक्राइब के बगल में बने बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे आपको हमारे द्वारा दिए गए सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।
और दोस्तों आपको इस वीडियो का अगर PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF लिंक कर दिया गया है, जिसको आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं और इसको कम समय में रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज यहीं तक, फिर हम कल आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।